हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं सीडीपी, उनकी डिस्कस कर रहे थे। आज हम करेंगे 2019 का टीजीटी का पेपर। ये रहेगा लेवल 2 का पेपर, जो कि 2019 का रहेगा टीजीटी का। इसकी सीडीपी डिस्कस करेंगे। मैंने 2019 का पीजीटी का पहले ही करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, चैनल पे जाकर देख लीजिए। और उससे पहले के जितने भी हैं 20, 21, 22 और 23 तक के मैंने पेपर पीछे करवा दिए हैं चैनल पे। आप इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबकी सीडीपी मैंने करवाई है। अब मैं आपको 2019 के आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 2018 और 17 के और करेंगे हम, फिर कंप्लीट हो जाएगी हमारी सीडीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हरियाणा जीके की एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मेन टॉपिक को लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो जो हमारी चाइल्डहुड एज है उसको क्या क्या बोला जाता है? स्मार्ट एज भी उसको, जो स्मार्ट एज है उसको बोला जाता है प्री गैंग एज, या गैंग एज भी किसको बोला जाता है? बाल्यावस्था को बोला जाता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु भी बाल्यावस्था को बोला जाता है, स्मार्ट एज भी। लेकिन गिरोह से पहले की आयु, गिरोह से पहले की आयु प्री गैंग एज नहीं रहेगा इसका, क्योंकि गैंग एज ही तो किसको बोला जाता है? बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो गैंग एज, प्री गैंग एज कौन सी हो जाएगी? जो हमारी शैशव अवस्था है उसको हम प्री गैंग एज बोल सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? तो यहाँ पे मंगोलिज्म जो प्रकार के जो मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का जो बुद्धि स्तर है वो कैसा होता है? तो यहाँ पे पूछा है, तो उनका जो बुद्धि है वो मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं वे, तो उनका जो बुद्धि स्तर होता है वही जो हमारा मानसिक मंदता वाले बच्चों का होता है 36 से 51। ये हमारे मानसिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और अगर पूछा जाए गंभीर रूप से मानसिक, वो होता है हमारा बिल्कुल इससे भी कम, 25 से 51, कोई 25 से 50 आ सकता है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवा दिया आपको। और बिल्कुल ही गंभीर रूप से हो गए इससे नीचे वाले जो हमारे रहेंगे, कहीं कहीं 25 से 35 भी आ जाता है। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। तो उसमें गंभीर रूप से जो नीचे वाले जो कैटेगरी है वो आ जाएगी। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? सोशलाइजेशन, सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना। अगर व्यवहार सीखेगा समाज का तो वो किस में आएगा? सोशलाइजेशन में आएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास, या आत्म केंद्रित व्यवहार। तो जो आत्म केंद्रित व्यवहार है वो किस में नहीं आता? वो हमारा सामाजिक, जो आत्म केंद्रित व्यवहार है, तो सॉरी, जो आत्म केंद्रित व्यवहार है वो नहीं आएगा किसमें? सोशलाइजेशन में, क्योंकि ये किससे, खुद से रिलेटेड है, बच्चे से, इगोसेंट्रिक है, तो उसका व्यवहार ये नहीं आएगा। बाकी सभी समाज से जुड़े हुए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो जो भी हमारी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है वो किस में आता है? वो बॉडी काइनेस्टिक में आता है। तो ये बॉडी काइनेस्टिक में आएगा, शरीर गतिक बुद्धि में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉडी काइनेस्टिक में आएगा ये नर्तक, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियों से जो कार्य किया जाता है, एथलीट्स है, सर्जन है, ये सब किस में आएंगे? बॉडी काइनेस्टिक में आएंगे। अगर ये नहीं दिया हो तो फिर हम किसके पास जाएंगे? स्पेशल इंटेलिजेंस में भी इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तैतव नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तैतव नहीं है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका तैतव कौन सा नहीं है? पहला है उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा। इमोशन से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं? एम्पैथी भी इमोशन से जुड़ी है, सेल्फ मोटिवेशन भी इमोशन से जुड़ा हुआ है, हैंडलिंग रिलेशनशिप, संबंधों को संचालित हम इमोशन से करते हैं। लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता, अगर आप में बिजनेस करने की सामर्थ्यता है तो वो किस में जाएगी? वो संवेगात्मक रूप से उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि बिजनेस जो है वो इमोशन से नहीं चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे कि बा, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? सहयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, महाकोटि सीखना, या फिर सहसंबंधात्मक सीखना। तो इसमें क्या होगा? ये सहयोगात्मक सीखना। इसमें 4 प्रकार का सीखना है, ये कई बार पूछे जाते हैं। आपको इन सबको क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे सहयोगात्मक सीखना, कॉम्बिनेशनल लर्निंग। कॉम्बिनेशनल लर्निंग में क्या होता है? 2 चीज़ों को जोड़कर सीखा जाता है। क्या किया जाता है? 2 चीज़ों को जोड़कर सीखा जाता है। अधीनस्थ सबॉर्डिनेट लर्निंग में क्या किया जाता है? एक चीज़ की सहायता से, सबॉर्डिनेट मतलब उसकी सहायता ली जाती है,
एक चीज़ की सहायता से दूसरी चीज़ को सीखा जाता है। सहसंबंध सीखना में क्या होता है, कोरिलेटिव में संबंध बनाकर सीखा जाता है। चीज़ों को एक चीज़ का संबंध दूसरी चीज़ से संबंध बनाकर सीखा जाता है। इसमें ये कोरिलेटिव लर्निंग में आता है। और महाकोटि सीखना, ये रहेगा हमारा महाकोटि सीखना, जब हम चीज़ों को जोड़ जोड़ कर लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे बाघ, कुछ शब्द जैसे कि बाघ, कुत्ता, शेर, इनके बारे में उसने जाना, फिर एक नया शब्द जाना कि ये मांसाहारी पशु हैं। तो चीज़ों को एनालाइज करके हम जब सीखते हैं तो लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो वो होता है सुपर ऑर्डिनेट्स लर्निंग। तो क्या होता है सुपर ऑर्डिनेट्स लर्निंग, ये एग्जाम्पल कई बार आ गया है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, महाकोटि सीखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो आर्मी सामूहिक भी होना चाहिए और अशाब्दिक कौन सा, नॉन वर्बल होना चाहिए। शाब्दिक होता है वर्बल और अशाब्दिक कौन सा होता है, नॉन वर्बल होना चाहिए। तो मैंने बताया था ये दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक में भी और व्यक्तिगत में भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्बल में पहला आएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। अल्फा वाला किस में आएगा, आर्मी अल्फा इसमें आएगा वर्बल में, और बीटा वाला आएगा नॉन वर्बल में। तो बीटा वाला यहाँ पे कट गया, यहाँ पे बुद्धि परीक्षण नहीं है पूछा, ये अशाब्दिक है। अशाब्दिक भी है और सामूहिक भी है। दूसरा हमने आर्मी अल्फा मैंने किस में बताया, वर्बल में है। शिकागो भी किस में आएगा, शिकागो भी इसमें आएगा नॉन वर्बल में। और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी किस में आएगा, नॉन वर्बल में। आपको ध्यान रखना है ये तीनों क्या है, नॉन वर्बल है और सामूहिक है। लेकिन आर्मी अल्फा क्या है, सामूहिक है लेकिन क्या है, वर्बल है। और इसके साथ एक और आता है आर्मी सामान्य भी किस में जाएगा, वो जाएगा वर्बल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, ब्रोनफेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक की किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे नियम और रीति रिवाज पूछे। ये रीति रिवाज और नियम सबसे ऊपर आते हैं और जो बच्चे की जो फैमिली है वो सबसे नीचे आती है। तो जो नियम और रीति रिवाज है वो किस में आएंगे, वो मैक्रो में आएंगे। आपको याद रखना है कि कौन से में आएंगे, मैक्रो में आएंगे। और माइक्रो में, मैक्रो और माइक्रो ये ही दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में बच्चे की फैमिली आती है और उसके सिबलिंग्स, सगे संबंधी आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों नियमों के अनुरूप आंकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अपनी मानदंडों नियमों के अनुरूप, समाज के मानदंडों और नियमों के अनुरूप अपनी नैतिकता को आंकता है कि समाज अगर मैं ये करूँगा तो समाज पर इसका क्या होगा, समाज इसको गलत मानता है। तो वो कौन सी अवस्था में होता है, कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। तो पहले में तो दंड, बच्चा का जो नैतिक विकास है वो बाह्य कारकों से के द्वारा करता है। अगर मतलब पहली अवस्था है दंड आज्ञा पालन वाले में कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो मम्मी पिटाई करेगी। दूसरा साधन सापेक्षता में क्या, वो साधन के साथ अपने आप को सापेक्ष कर लेता है। ऐसे कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, तो वो एक मतलब कॉम्बिनेशन बना लेता है उसमें। तो साधन सापेक्ष की तरह। और तीसरे आता है हमारा, तीसरा और चौथा वो किससे संबंधित होता है, वो समाज और हमारे जो उसमें प्रभाव कम हो जाता है परिवार का और वो समाज से जुड़ने लगता है बच्चा। उसमें जो नैतिक, जो बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, जो नैतिक विकास वो ज़्यादातर उस पर परिवार का नियंत्रण कम हो जाता है और समाज का जाता है। और उसमें वो समाज से जुड़ी चीज़ें वो सोचने लगता है कि जो ये नियम है ये समाज ने बनाए हैं, परिवार ने नहीं बनाए हैं, इसलिए। तो चौथे में और 5वें में आता है। तो और लास्ट वाले में वो जो 5th और 6th स्टेज है उसमें वो खुद से रियलाइज़ करता है कि क्या अच्छा है समाज के लिए और क्या बुरा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये कौन से में आएगा, ये सामाजिक मानदंडों नियमों के अनुरूप वाला, ये आएगा हमारा 4th या 5th लेवल में आएगा, 5th स्टेज में आएगा, और 4th स्टेज में आएगा, सॉरी। और अगर सामाजिक नियमों को अपने आप से पालन करने लगता है तो वो किस में आ जाएगा, वो 5th में आएगा। वो आंकता है यहाँ पर, अपने अनुरूप नियमों को आंकता है तो वो 4th में आएगा। तो ये इसमें कौन सा लेवल होता है, 4th में हमारा कन्वेंशनल लेवल आता है, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी, 2nd रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बालक अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध, बच्चे अपराध का कारण नहीं है पूछा है। शारीरिक दोष होगा तो बच्चा अपराध कर सकता है, कोई उसको चिढ़ाएगा तो जैसे अंधा है तो उसको अंधे अंधे बोलेगा तो बच्चे गुस्सा आ सकता है, वो अपराध का कारण बन सकता है। गरीबी तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो अपराध करवाती है, असफलता भी। लेकिन उचित घरेलू वातावरण से बच्चे में अपराध नहीं होगा, वो सही उसका विकास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। संज्ञान से संबंधित कौन सा नहीं रहेगा, संज्ञान से कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, हमारी जो चिंतन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो संज्ञान से जुड़ी होती हैं। परसेप्शन, बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर उसके बारे में कुछ परसेप्शन जो बनता है हमारे दिमाग में वो होता है हमारा प्रत्यक्ष बोध, तो वो संज्ञान से रिलेटेड है। चिंतन भी और संप्रत्यय निर्धारण भी, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी हमारे दिमाग में ही होते हैं। तो लेकिन चलना क्या है,
चलना तो एक क्रिया है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 4 स्टेजेस दी हैं, संवेदीगामक, दूसरी हमारी मूर्त क्रिया, सॉरी, दूसरी कौन सी स्टेज रहेगी, उसकी रहेगी ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी रहेगी कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें पूछा है कि मूर्त क्रियात्मक में क्या, वो मूर्त चीज़ों के बारे में तार्किक विचार कर सकता है। बच्चों में कारण प्रभाव संबंधी वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित हो जाते हैं। तो ये तो पहली स्टेज में ही वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि मूर्त क्रियात्मक की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट करना। बिल्कुल ये सही, कौन से की है, ये हमारी तीसरी स्टेज की विशेषता है। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंबॉलिक रूप से चीज़ों को कब रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, वो दूसरी स्टेज में करता है। कौन सी में? सेकंड में। और मूर्त रूप से सोचना या फिर कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, ये किस में आता है? ये तीसरी में आता है। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंट पहली में ही आ जाता है। तार्किक विचारों के रूप में विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना, कैपेबल्स ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स, मतलब तार्किक विचारों के आधार पर विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। अगर तुम बना लेते हो सोचकर अलग अलग प्रारूप, तो वो हमारी लास्ट की स्टेज में चला जाएगा। कौन सी में? हमारी फोर्थ स्टेज में चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? आवश्यकताएं हमें अभिप्रेरित करती हैं, बिल्कुल। अंतर्नोद ड्राइव्स भी हमारे अभिप्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन भी, लेकिन रटन स्मृति हमारे जो अभिप्रेरणा का या अभिप्रेरण का घटक नहीं है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है यहाँ पर, मतलब व्यक्तित्व समायोजन जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी डायरेक्ट विधि कौन सी है? शोधन, सब्लिमेशन, ये डायरेक्ट नहीं रहेगी हमारी, ये अप्रत्यक्ष रहेगी। प्रोजेक्शन, किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपना या फिर मतलब कोई भी चीज़, तो प्रक्षेपण भी नहीं रहेगा। प्रतिगमन, पहले की स्थिति में चले जाना, ये भी। बाधा निवारण, अगर कोई भी समस्या आई उसका निवारण कर देते हैं, तो ये कौन सा रहेगा? प्रत्यक्ष रहेगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। सोशल कल्चरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स इज नोन एज, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। पियाजे ने जो हमारा संतुलन, या फिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। इसके दो कंसेप्ट हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में क्या क्या जाता है? एसिमुलेशन में तो वो नई सूचनाओं हैं उनको पूर्ववर्ती सूचनाओं में क्या कर लेता है? व्यवस्थित कर लेता है, एड ऑन कर लेता है। एसिमुलेशन में क्या कर लेता है? अपनी पहली पुरानी सूचनाओं को नई सूचनाओं में ऐड ऑन कर लेता है या स्थापित कर लेता है। और अकोमोडेशन में क्या हो जाता है? वो मॉडिफाई कर लेता है, मॉडिफाई करके अपनी जो आदत है उसको सुधार लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार आता है। नेक्स्ट है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। कभी भी शिष्य को उसके माता पिता का स्थान नहीं लेना चाहिए, गलत है। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे, बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा है? अध्यापक को चाहिए वह अपने शिष्य के शरारत के प्रति प्रेम रवैया नहीं अपनाना चाहिए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात भी नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था काल रहेगा 6 से 12, 2 से 6 प्री बाल्यावस्था काल, और 12 से ऊपर अब 18 हमारी किशोरावस्था रहेगी, और 0 से 2 हमारी क्या रहेगी? शैशवावस्था रहेगी। नेक्स्ट है, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो ये एक नया क्वेश्चन रहेगा, ये आपको वैसे ही याद रख लेना है। अभिप्रेरणा, NDI जो अभिप्रेरणा के सूत्र दिया है वो किसने दिया था? वो दिया था हिलगार्ड ने, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? थ्रस्टन ने 7 जो हमारी प्राथमिक जो कारक हैं बुद्धि के वो बताए हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। इसने कितनी दी हैं? 7 दी हैं। इसने बताया है कि थ्रस्टन ने बताया कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि में अलग अलग तरह के प्राथमिक कारक होते हैं, तो वे 7 बताए हैं इसने, और 7 को आपको याद कर लेना है। तार्किक, अंकिक, ये सब चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। तो पूछा जा सकता है कि कई बार आगे क्वेश्चन भी आ सकता है कि थ्रस्टन के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से कौन सी नहीं है, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये रहेंगी हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो थ्रस्टन ने दी है, ये 7 रहेंगी। पहली है वर्बल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग और
परसेप्चुअल फैक्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या रहेंगी, थ्रस्टन की 7 एबिलिटी रहेंगी। इसमें थ्रस्टन इसके हिसाब से व्यक्ति में बुद्धि की गणना करता है। तो जैसे वर्बल कंप्रीहेंशन क्या करता है कि बच्चे में कितना वो वर्बली मुख से अपने वर्ड्स को कैप्चर करता है। ग्रैप्सिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड, मतलब कितना मीनिंग्स ऑफ वर्ड को वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, कंसेप्ट्स और आइडिया को। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, स्पीड्स और एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल और कंप्यूटेशन स्किल्स की बच्चा कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी से कोई भी मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल गणना कर लेता है। स्पेशल रिलेशन में क्या आता है, विजुअलाइजेशन पैटर्न एंड फॉर्म्स, कि पैटर्न्स और फॉर्म्स को देखकर कितनी जल्दी वो सही करता है। परसेप्चुअल स्पीड्स में क्या आता है, स्पीड्स एंड परसीविंग डिटेल्स, मतलब कितनी स्पीड से वो किसी भी चीज़ को करता है। वर्ड्स फ्लुएंसी में आता है, कितनी जल्दी वो किसी भी वर्ड्स को फ्लुएंटली बोल पाता है या फिर लिख पाता है। मेमोरी में क्या आता है, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, की कितनी जल्दी वो वर्डों को रिकॉल करता है। कोई भी चीज़ दिखा दिया, अगर उसको दिखाकर कितनी जल्दी वो उस चीज़ के वर्ड्स के बारे में बताता है। इंडक्टिव रीजनिंग में आता है, ड्राइविंग जर्नल रूल्स फॉर फ्रॉम प्रेजेंट्स फैक्ट्स, मतलब जर्नल रूल्स। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब अपने आप से वो कितने रूल फॉर्मेशन करता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये थी, उसके साथ आपको याद रखना है वर्बल भी आती है, न्यूमेरिकल, स्पेशल रिलेशन, परसेप्चुअल, वर्ड्स, मेमोरी और इंडक्टिव। ये आपको इंग्लिश में याद रखें तो बिल्कुल अच्छा है, कई बार इंग्लिश हिंदी में अलग अलग देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, परसेप्चुअल, वर्ड, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग। ये 7 जो मानसिक एबिलिटी हैं वो किसने दी थी, वो दी थी थ्रस्टन ने। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपना अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। कौन सा ऐसी गतिविधि है जिसको हम सह विद्यालय और सह शैक्षिक पक्ष के अंतर नहीं गिनते। कोलास्टिक के अंतर कौन सी नहीं आती, सामाजिक कौशल, अभिव्यक्ति मूल्य, सृजनात्मक कौशल, पाठ्यचर्या विषय, करिकुलर सब्जेक्ट। तो बच्चे के सामाजिक कौशलों को भी लेते हैं, अभिव्यक्ति मूल्य को भी लेते हैं, सृजनात्मक, लेकिन जो पाठ्यचर्या विषय है वो उसके अंदर नहीं आते, सह शैक्षिक पक्ष के अंदर नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वुंट ने 1879 में लिप्जिंग में पहली किसकी की थी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इन्होंने कौन सा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दिया है, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ये संबंधित रहेंगे। और फंक्शनलिज्म से कौन से रहेंगे, विलियम जेम्स रहेंगे। और विलियम जेम्स और विलियम वुंट, इनके जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंग का अधिकारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है, ये 3 तरह के होते हैं। एक लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी होता है, एक लिंग शिथिलता होता है, एक लिंग संग कंसिस्टेंसी होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। लिंग पहचान में बच्चा ये पहचान लेता है कि मेरा लिंग क्या है, उसमें सिर्फ पहचान होती है बच्चे को, वो लड़का है लड़की है। लिंग स्टेबिलिटी अलग कंसेप्ट है, वो आगे जाके आती है। तो लिंग जो पहचान है वो बच्चे में 2 वर्ष तक हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। तो बालकों में ये क्या है, ये लिंग संगतता है, जेंडर कंसिस्टेंसी है, कि बच्चे को जब पता चल जाता है कि चाहे मैं कितना भी एफर्ट्स कर लूँ लेकिन मेरा लिंग स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा, वो होता है लिंग जेंडर कंसिस्टेंसी। अब जेंडर स्टेबिलिटी क्या होती है, मैं एक बार तीनों आपको बता देती हूँ। लिंग पहचान, जिसको हम बोलते हैं लिंग जेंडर आइडेंटिटी, बच्चा इसमें क्या होता है, बच्चा यह पहचानता है कि वह या तो लड़का है या लड़की है, वह दूसरों पर लेबल लगा सकता है, तो वो होता है लिंग पहचान। लेकिन अगर जेंडर स्टेबिलिटी आए तो वो क्या आती है, बच्चा यह समझ जाता है कि समय के साथ उसकी लिंग पहचान नहीं बदलती, मतलब समय के साथ नहीं बदलती, ये पहचान जाता है। लेकिन एफर्ट से बदलती है या नहीं बदलती ये नहीं पहचानता, समय के साथ उसकी लिंग पहचान नहीं बदलती, ये लिंग जेंडर स्टेबिलिटी में आता है। लेकिन लिंग संगति, जो हमारा जेंडर कंसिस्टेंसी, उसमें क्या है, बच्चा समझता है कि उसका लिंग स्थायी है, ये फिक्स्ड है, उसका जो वो है। उसमें जो जेंडर स्टेबिलिटी उसमें ये नहीं समझता कि उसका जो जेंडर है वो फिक्स्ड है, लेकिन इसमें जेंडर कंसिस्टेंसी में समझ जाता है कि उसका जो जेंडर है वो क्या है, फिक्स्ड है, और उसके लिंग आधारित रूप क्रियाकलापों या लक्षणों के बावजूद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कि चाहे वो लड़की है तो लड़के के कपड़े पहन ले, लड़का चाहे लड़की के कपड़े पहन ले, लेकिन उसका जो जेंडर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ये हमारा किस में आता है, जेंडर कंसिस्टेंसी में आएगा। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर ये जो आए तो आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कि वो कितने अफर्ट कर रहा है, इसमें अफर्ट कर रहा है फिर भी वो समझ जाता है कि इस प्रकार समझता है कि उसका जो जेंडर है वो फिक्स रहेगा, ये रहेगा हमारा जेंडर कंसिस्टेंसी। और लिंग रूढ़िवादिता तो आपको पता ही होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप कि लड़की को लड़कों से कम समझना, ये क्या स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं।
कि लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा, उनके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये क्या रहेंगे, हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित के विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन है। तो समग्र पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मापना है हमने, ऑल राउंड डेवलपमेंट का अगर व्यक्ति उसका मूल्यांकन करना है तो किस तरह होगा, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी आता है और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने CCE पढ़ा है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये चीज़ हमारे उसमें लागू है। तो इस तथ्य समग्र मूल्यांकन दोनों ही है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिफिकेशन, किसी को अपने अनुरूप बनाना, किसी को मतलब देखकर उसकी तरह व्यवहार करना, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी की आइडेंटिटी के अनुसार अपने आप को मतलब दिखाना। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, ये भी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन भी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन साहचर्य एसोसिएशन नहीं रहेगा इसमें, राइट आंसर क्या जाएगा, एसोसिएशन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, एसोसिएशन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस प्रकार का विकासात्मक अवस्था है। तो ये आपको पता ही, ये संवेदीकामक अवस्था है। जब बच्चे कोई चीज़ नहीं देनी होती, हम बोलते हैं कि चिड़िया ले गई, काकू ले गई, तो ये कौन सी है, संवेदीकामक अवस्था की ये रहेगी, एग्जाम्पल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो ये आ गया अभी दोबारा से, मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ दिया गया है, जिस नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है तो उसको क्या कहते हैं। रटकर सीखना बिल्कुल नहीं, अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना तो हमारा क्या है, इसमें इंग्लिश में देखना, एमर्जिंग न्यू रूल्स, वो नए रूल्स को एमर्जिंग कर रहा है। टू लर्न किस लिए, बाय एमर्जिंग, नए रूल्स बनाकर वो सीख रहा है चीज़ों को। तो ये डिस्कवरी लर्निंग का एग्जाम्पल रहेगा। आप इंग्लिश में भी देखना, कई बार हम हिंदी में देखकर दूसरा आंसर लगा देते हैं, आपको दोनों में पढ़ना है। तो इसमें मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो इसका जो आंसर डिस्कवरी लर्निंग पर जा रहा था। यहाँ क्या लिखा, ट्राइंग टू लर्न बाय एमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिविंग लर्निंग मटेरियल्स, लेकिन इसमें लिखा है की सहायता से, तो यहाँ पे कुछ अलग है कंसेप्ट, तो ये ध्यान रखना है। तो डिस्कवरी लर्निंग इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टेलर ने सृजनात्मक स्तर सिद्धांत दिए हुए हैं। तो उसमें सृजनात्मकता के जो स्तर सिद्धांत है उसमें इसने 5 स्तर दिए हैं। तो 4 तो यही हो गए। पहला रहेगा एक्सप्रेसिव, याद रखना है आपको इनको। दूसरा रहेगा प्रोडक्टिव, तीसरा रहेगा इसमें इन्वेंटिव, और चौथा रहेगा जो पूछा है वो इनोवेटिव, जिसको अभिनव नहीं नवाचार भी बोला जाता है। और लास्ट रहेगा इसका एमर्जेटिव, ये भी आपको याद रखना है, इसका लास्ट रहेगा एमर्जेटिव। तो ये 5 स्टेजेज हैं। पहले में वो मतलब अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, दूसरे में फिर उसको अपनी बातों को कुछ कार्य करना या प्रोड्यूस करके दिखाना। फिर तीसरा रहेगा इन्वेंटिव में क्या रहेगा, इन पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनवाना। इन्वेंटिव होता है मतलब नई चीज़ कोई भी बनाना पुरानी चीज़ों से। और इनोवेटिव में क्या होता है, इनोवेटिव में होता है पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाना। लेकिन इन्वेंटिव में क्या होगा, इन्वेंटिव में होगा, इसमें होगा मूर्त चीज़ों से कुछ नया बनाना। तो ये आपको एक बार देख लेना इसकी थ्योरी। इसमें 5 स्टेजेज है, आपको बस ये याद रखना है। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड इनोवेटिव क्रिएटिविटी, ये रहेगा 4th स्टेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष से विरोध की अवस्था, स्फूर्ति एज, स्मार्ट एज, तो हम किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर 4th होता है। नेक्स्ट अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास की कमी। तो सहनशीलता रहेगी अच्छे समायोजन की विशेषता, आत्मविश्वास की कमी, सावेगिक अस्थिरता, अनियमितता, ये विशेषताएं नहीं है। तो ये था हमारा टीजीटी 2019 का पेपर। अब हम पीआरटी का और कर लेते हैं। सॉरी, पीआरटी का मैं नेक्स्ट ही वीडियो में डालूंगी, क्योंकि इसमें जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, वरना फिर अपलोड करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो चलिए पीआरटी का मैं नेक्स्ट वीडियो अभी बना दूंगी और उसको भी साथ में ही डाल देती हूँ। तो आज 2019 के दोनों हो जाएंगे हमारे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।